आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 6 जिसका नाम है शारीरिक क्रियाएं तथा नेतृत्व प्रशिक्षण। आज हम इस चैप्टर के देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले आपको जो दो चैप्टर हैं 4 और 5 उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल चुके हैं चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि शारीरिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं, तो देखते हैं इसका आंसर और समझते हैं। तो शरीर द्वारा की जाने वाली वह सभी गतिविधियाँ जिनमें ऊर्जा की खपत होती है शारीरिक गतिविधियाँ कहलाती है। यानी कि शरीर द्वारा कोई भी जो एक्टिविटी आप करते हो, अगर उसमें एनर्जी की खपत हो रही है यानी ऊर्जा की खपत हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, शारीरिक गतिविधि कहेंगे। फॉर एग्जांपल आप रनिंग कर रहे हो तो उसमें क्या आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है यानी आपकी एनर्जी जा रही है। ठीक है, तो वो क्या होगी, एक शारीरिक गतिविधि होगी। क्लियर यहाँ तक। अब इन गतिविधियों में खेलकूद, व्यायाम, घर के दैनिक कार्य, सक्रिय परिवहन, मनोरंजक गतिविधियाँ आदि शामिल है। ठीक है, और इनका हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मान लो आप शारीरिक गतिविधियां करो तो आप क्या स्वस्थ रहोगे, तो ये क्या एक सकारात्मक प्रभाव है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब अगला जो क्वेश्चन है कि नेतृत्व क्या है, यानी लीडरशिप। व्हाट इज लीडरशिप। ठीक है, आपको ये बताना है। तो नेतृत्व एक समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों को एक समूह को प्रेरित करने की कला है। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, जो नेतृत्व क्या है, नेतृत्व एक समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यानी कि एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक समूह को प्रेरित करने की कला है क्या, नेतृत्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक नेता की भूमिका का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। यानी हमको बताना है कि एक नेता है उसकी क्या भूमिका होती है वो बताना है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर और समझते हैं। तो एक नेता वह है जो अग्रसर रहता है और स्वीकार योग्य सुझाव देता है और उपयुक्त मार्ग दिखाता है और दूसरों के लिए एक रोल मॉडल का कार्य करता है और वह लक्ष्य की प्राप्ति में व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, यानी तो एक नेता कौन होता है, जो स्वीकार योग्य सुझाव देता है। यानी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो सुझाव दिया जाता है वो एक नेता द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए ये कौन बताता है, एक नेता बताता है। ठीक है, और जो दूसरे खिलाड़ी होते हैं उनके लिए एक रोल मॉडल का कार्य करता है कौन, एक नेता। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि एक नेता बनने के लिए किन विशेष गुणों का होना आवश्यक है, वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना है कि एक नेता बनने के लिए किन विशेष गुणों का होना आवश्यक है। ठीक है, तो देखते हैं कि एक नेता बनने के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है। तो देखते हैं इसका आंसर और समझते हैं। तो पहला आप लिख सकते हो कि नेता का व्यक्तित्व कैसा है, यानी नेता का जो व्यक्तित्व है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब अगला है कि समय का पाबंद, यानी जो समय उसने बता दिया वो उसका पाबंद होना चाहिए, यानी कि खुद उसका उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, उसने बोल दिया कि कल टीम को इस समय पर तैयारी के लिए आना है, प्रैक्टिस के लिए आना है सुबह 5 बजे। अब मान लो कि जो खिलाड़ी लोग हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, वो खुद आ गए 5 बजे और उसका लीडर है वो खुद ही नहीं आया, तो क्या है, वो नेता बनने लायक नहीं है। ठीक है, यानी उस जो नेता है वो समय का पाबंद होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक। अगला आप लिख सकते हो कि खुला दिमाग और दूरदृष्टि, यानी जो लीडर है उसको वो ओपन माइंडेड होना चाहिए और उसकी दूरदृष्टि होनी चाहिए। ठीक है, अब अगला आप लिख सकते हो कि साहसी और आत्मविश्वासी होना चाहिए, यानी वो एक रिस्क लेने वाला हो। ठीक है, क्लियर तक, और आत्मविश्वासी हो यानी उसके अंदर कॉन्फिडेंट हो। अगला लिख सकते हो आप एक अच्छा वक्ता हो, यानी कि अपनी टीम की तरफ से वो बोल सके अच्छे से। ठीक है, यानी एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। अगला है कि दृढ़ निश्चय होना चाहिए, डिटरमाइंड होना चाहिए, यानी जो संकल्प उसने एक बार ले लिया वो उसको करके ही माने। ठीक है, यानी दृढ़ निश्चय वो होना चाहिए कौन, एक लीडर। क्लियर यहाँ तक। उत्साही, अगला पॉइंट है उत्साही। उत्साही यानी कि आप मान सकते हो कि किसी भी काम को करने के लिए इंटरेस्टेड होना होगा, उत्साही होगा। ठीक है, एक लीडर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। अब अगला है कि बुद्धिमान और ज्ञान से परिपूर्ण। ठीक है, मान लो कि किसी व्यक्ति को किसी गेम के लिए लीडर बनाया जा रहा है तो क्या उसको उस गेम के ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, वो लीडर एक अच्छा काम कर पाएगा उस टीम के लिए। क्लियर यहाँ तक, यानी वो इंटेलिजेंट होना चाहिए और उस ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए। अगला है निर्णयकर्ता, यानी जो लीडर है वो एक निर्णयकर्ता होना चाहिए अपनी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, अपनी टीम के प्रदर्शन के लिए, वो अच्छे प्रदर्शन के लिए निर्णय ले सके, वो क्या एक लीडर कहलाता है। ठीक है, अब अगला आप लिख सकते हो कि अनुशासित और ईमानदार होना चाहिए, वो डिसिप्लिन में होना चाहिए और एक ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, जब भी क्या वो नेता कहला पाएगा। अब अगला आप लिख सकते हो कि भेदभाव रहित होना चाहिए। मान लो कि उसकी टीम में कोई 10 व्यक्ति हैं, यानी 10 खिलाड़ी हैं। अब उनमें क्या वो भेदभाव कर रहा है। ठीक है, किसी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है तो ये गलत है। ठीक है, वो एक लीडर, वो एक अच्छा लीडर नहीं है। क्लियर यहाँ तक। जो एक अच्छा लीडर होता है वो भेदभाव रहित, यानी किसी भी खिलाड़ी में भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, समझ गए यहाँ तक अभी। अगला आप लिख सकते हो खुश मिजाज,
एक जो नेता होता है वो हमेशा खुशमिजाज होना चाहिए, ठीक है, जब भी उसको जो बाकी टीम है वो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा उन टीम के मेंबर्स पर, ठीक है। अगर वो दुखी हमेशा रहेगा, सैड सा रहेगा, तो जो उसके टीम मेंबर्स उस पर भी क्या नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और जो लीडर है वो एक खुशमिजाज व्यक्ति होना चाहिए, क्लियर यहाँ तक। अब अगला आप लिख सकते हो कि अच्छा नैतिक चरित्र होना चाहिए किसका, एक लीडर का। अब अगला है कि अनुसरणकर्ताओं के लिए प्रतिमा होना चाहिए, यानी कि जो भी इसके नियम को फॉलो कर रहे हैं तो क्या उसके लिए वो प्रतिमा के समान होना चाहिए, ठीक है, एक नेता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि साहसिक खेल क्या है, इसका लक्ष्य लिखिए। इनको बताना है कि साहसिक खेल क्या होता है और इसका लक्ष्य क्या है। तो देखते हैं इसका आंसर समझते हैं। तो पहले समझते हैं कि साहसिक खेल क्या है। तो साहसिक खेलों को सबसे अच्छी तरह से उन आउटडोर खेल या गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनमें भागीदारी एक प्राकृतिक वातावरण में दूसरों की अपेक्षा अपने आप से अधिक प्रतिस्पर्धा करती है, यानी कंपटीशन करते हैं, या वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ क्या प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे, कंपटीशन नहीं कर रहा, वो खुद से कंपटीशन करता है, वो क्या कहलाते हैं, साहसिक खेल कहलाते हैं, ठीक है, कि यहाँ तक। अब साहसिक खेल भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया, ये सब क्या होता है साहसिक खेल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जिनमें बहुत बड़ा रिस्क होता है, मनोरंजन होता है, ये सब क्या होता है साहसिक खेल होते हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, साहसिक खेल कहते हैं, क्लियर यहाँ तक। अब इसका लक्ष्य क्या है तो उसको देखते हैं। तो साहसिक खेलों का लक्ष्य एक सावधानीपूर्वक नियोजित प्रेरणादायक वातावरण तैयार करना है जो प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करता है और रचनात्मक ज्ञान और स्वतंत्रता के लिए सर्वोत्तम आधार का निर्माण करता है, ठीक, कौन, साहसिक खेल, क्लियर यहाँ तक। अब अगला जो क्वेश्चन है कि साहसिक खेलों का वर्णन कीजिए। आपको बताना है कि जो साहसिक खेल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आपको बताना है, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर और समझते हैं। तो पहला है कि चट्टानों पर चढ़ना, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंतर्गत क्या होता है। तो चट्टानों पर चढ़ना एक गतिविधि है जिसमें भागीदार प्राकृतिक रूप से बनी हुई चट्टानों या बनावटी चट्टानों पर चढ़ते हैं, उतरते या एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर चढ़ते हैं। इसको क्या कहते हैं, चट्टानों पर चढ़ना। एक साहसिक खेल के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसमें एडवेंचर होता है, मनोरंजन होता है, वो सभी क्या है साहसिक खेल के अंडर आते हैं, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब अगला है ट्रैकिंग। अब ट्रैकिंग में क्या होता है, ट्रैकिंग को एक यात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें दूरस्थ स्थानों पर पैदल यात्रा की जाती है जो कि अधिकतर मामलों में अगम्य होते हैं और यात्री के लिए अनजान होते हैं, ठीक है, यानी जो यात्री होता है वो उससे अनजान होता है जहाँ पर वो जा रहा है, क्लियर यहाँ तक। पैदल यात्रा की जाती है, ठीक है, और दूर दराज के इलाकों पर, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रैकिंग कहते हैं। अब अगला वो है नदी में राफ्टिंग। अब नदी में राफ्टिंग क्या है, राफ्टिंग या वाइट वाटर राफ्टिंग। जो नदी में राफ्टिंग को हम क्या कहते हैं, वाइट वाटर राफ्टिंग भी हम कह सकते हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण मनोरंजक आउटडोर गतिविधि है, ठीक है, जिसमें एक हवा भरी हुई नाव का प्रयोग नदी या अन्य जल की निधि को पार करने के लिए किया जाता है। यानी कि ये जो साहसिक खेल है ये नदी में किया जाता है, एक हवा से भरी हुई नाव में किया जाता है, जिसको क्या जल की निधि को पार करने के लिए, ठीक है, नदी की सीमा को पार करने के लिए ये किया जाता है, ठीक है। अब अगला है पर्वतारोहण, ठीक है, माउंटेन क्लाइंबिंग जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो पर्वतारोहण या पर्वतों पर चढ़ना, जैसे कि हाइकिंग, स्कीइंग, पर्वतों पर चढ़ने का खेल है, जिसको हम क्या कहते हैं, पर्वतारोहण हम कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत स्कीइंग भी आ जाती है, ठीक है, हाइकिंग भी आ जाती है, तो ये सब क्या है, ये माउंटेन क्लाइंबिंग इसको हम कहते हैं। अब अगला है सर्फिंग। अब सर्फिंग क्या है, सर्फिंग एक सरफेस वाटर स्पोर्ट है जिसमें वेव राइडर, जिसे सर्फर भी कहा जाता है, ठीक है, यानी जो सर्फिंग कर रहा है उसको हम सर्फर भी कहते हैं, ठीक है, वो चलती हुई लहरों में आगे की तरफ बढ़ते हैं। मान लो कि जो लहर इस तरफ आ रही है तो वो क्या लहर के विपरीत चल रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सर्फिंग कहते हैं, यानी वो लहरों के साथ साथ चल रहा है। आपने देखा भी होगा वीडियो वगैरह में, जब लहर आती है तो उसके साथ ही क्या सर्फिंग की जाती है उसके साथ, क्लियर यहाँ तक। तो क्या वो चलती हुई लहरों में आगे की तरफ चलता है, जो आमतौर पर सर्फर को किनारे की ओर ले जाता है। जैसे मान लो समुद्र में लहर उठ रही है तो उसके साथ क्या वो चल रहा है, जो सर्फर है उसको हम क्या कहते हैं, सर्फिंग कहते हैं, ठीक है। और जो लहर है उस व्यक्ति को, जो सर्फिंग है, जो सर्फर है, वो किनारे तक ले जाती है समुद्र के, क्लियर यहाँ तक। अब अगला है पैराग्लाइडिंग। अब पैराग्लाइडिंग में क्या होता है, पैराग्लाइडिंग एक खेल है जिसमें पैरासूट की तरह एक विशाल छतरी होती है जो एक उपकरण जिसको हम कहते हैं हार्नेस द्वारा व्यक्ति के शरीर से बंधी होती है, ठीक है, यानी जो हार्नेस है वो शरीर के जो व्यक्ति है उसके शरीर पर बांध दी जाती है। और पैराग्लाइडिंग एक खेल है जिसमें क्या पैरासूट की तरह एक लंबी एक विशाल छतरी होती है और उसमें एक उपकरण लगा होता है जिसका नाम है हार्नेस, वो व्यक्ति के शरीर पर बांध दिया जाता है
ताकि वह व्यक्ति ऊंचाई से छलांग लगाने या ऊंचाई पर ले जाते हुए हवा में उड़ सके और वहां से क्या उसको गिरने का खतरा ना हो। अगला क्वेश्चन है कि साहसिक खेलों के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना जो हमारे साहसिक खेल होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, क्यों वो करे जाते हैं। तब साहसिक खेल कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया भी थे, भी ट्रैकिंग हो गया, पर्वतारोहण हो गया, चट्टानों पर चढ़ना, पैराग्लाइडिंग, नदी राफ्टिंग, तो ये क्या होते हैं साहसिक खेल होते हैं। अब इनका उद्देश्य क्या है। इसका जो पहला उद्देश्य है कि सहयोग और समूह कार्य का विकास करना। अब ये सहयोग और समूह कार्य का विकास किस प्रकार करता है। आप कुछ भी मान लो साहसिक खेल करने जा रहे हो, मान लो आप क्लाइंबिंग करने जा रहे हो, ठीक है, आप चट्टानों पर चढ़ने जा रहे हो, आप अकेले तो जाओगे नहीं, आपके साथ के फ्रेंड्स भी जाएंगे, ठीक है, अदर कोई भी आपके संग जो जा रहा है, यानी वो आप ग्रुप में जाते हो। तो आपको ऐसे में क्या है, आप कुछ भी काम करोगे तो आप अकेले तो करोगे नहीं, पूरा ग्रुप करेगा, तो ऐसे क्या समूह कार्य का विकास होता है, ठीक है। और मान लो कि आप किसी साथी को चोट लग गई आप में से, तो क्या दोनों एक दूसरे का जो मेंबर्स है, जो ग्रुप है, वो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ऐसे में क्या सहयोग और समूह कार्य का विकास होता है साहसिक खेलों द्वारा, ठीक है। अब अगला है समस्याओं से निकलना, ठीक है। मान लो आप बीच में आप मान लो ट्रैकिंग करने जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पर कोई समस्या में फंस गए, ठीक है, तो ऐसे क्या समस्याओं से निकलना आपको कौन बताता है, साहसिक खेल, ठीक है। क्योंकि आप उसमें कुछ भी एडवेंचर करने जा रहे हो, ठीक है, सारे एडवेंचर गेम होते हैं, खुद जानते हो आप ये, कि आपको समस्या से बाहर किस प्रकार निकलना है आप ये अच्छे से जान जाओगे अगर आप इन गेमों को करोगे तो, ठीक है। तभी क्या है, हमें जिनका उद्देश्य क्या है साहसिक खेलों का, समस्याओं से बाहर निकलना है, ठीक है। आपकी एक आदत बन जाएगी, अगर आप ऐसे खेल खेलते हो तो आप क्या आसानी से समस्याओं से बाहर निकल सकते हो, ठीक है। अब अगला है शरीर को तंदुरुस्त बनाना। अब ये गेम आप ऑटोमेटिकली करोगे तो आपके शरीर को स्वस्थ रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब अगला है वन संसाधनों की जानकारी। आप किसी एरिया में भी जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर किस प्रकार के वन हैं, आपके अंदर क्या क्यूरियोसिटी जागेगी कि ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ का फ्लोवर है। मान लो रास्ते में कुछ भी पड़ रहा है तो आपके उसमें क्या है जानकारी, आपके अंदर जिज्ञासा होगी कि ये किस चीज़ का पेड़ है, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, यहाँ क्यों होगा, ये सब क्या जानकारी आपकी ज्ञान में क्या बढ़ोतरी होगी। इसलिए क्या कहा जा रहा है कि वन संसाधनों की जानकारी आपको होती है, ठीक है। अब अगला है रोमांच और मनोरंजन पैदा करें। अब ये तो सिंपल है, अगर कहीं जा रहे हो उसमें तो मनोरंजन तो होता ही है, रोमांच भी होता है, ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। अब है ध्यान का केंद्रीकरण अगला। अब ध्यान का केंद्रीकरण किस प्रकार से होता है। अब मान लो कि आपको एक चोटी पर चढ़ना है सबसे ऊपर, तो आपको क्या मकसद क्या है, हमें उस पर चढ़ना, तो आपका ध्यान किस पर है, उस चोटी पर चढ़ना। तो क्या ध्यान का केंद्रीकरण करना साहसिक खेल का उद्देश्य है। अब अगला है जिज्ञासा और कल्पना शक्ति का विकास करना, ठीक है। अब इस गेम से क्या आपकी जिज्ञासा, ठीक है, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है इससे, और कल्पना शक्ति का विकास होता है, ठीक है। अब अगला है प्रकृति की समझ। अब वही है, आप साहसिक खेल करने जा रहे हो, मान लो आप कि क्लाइंबिंग करने जा रहे हो, आप चट्टानों पर चढ़ने जा रहे हो। अब जिस एरिया पे आप वहाँ पे चट्टानों पर चढ़ने जा रहे हो, ठीक है, तो उस एरिया की आपको क्या समझ पैदा होगी, यानी आपको प्रकृति की समझ पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो 8वां पॉइंट आप समझ गए। अब अगला है कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। अब इसमें क्या है, मान लो आपने कोई भी जो टारगेट करा है कि मान लो मुझे आज ये साहसिक खेल पूरा करना है, अगर आप इसको पूरा कर लेते हो तो उस पर क्या आपका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर। तो वही बात है कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना किसका उद्देश्य है, साहसिक खेल का, ठीक है। अगला है कि आत्मविश्वास में विकास करना। अब ये आत्मविश्वास में विकास किस प्रकार कर सकता है। अब मान लो कि आपने जो टारगेट है उसको पूरा कर लिया, तो उससे क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, आप किसी भी काम को करने में क्या पीछे नहीं हटोगे। तो इससे क्या आपका आत्मविश्वास है जो उसका विकास में सहायक होता है, कौन, साहसिक खेल, ठीक है। क्लियर यहाँ तक ये 10 पॉइंट में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कि ट्रैकिंग के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करो। अब जो ट्रैकिंग एक साहसिक खेल है, अब इसके विभिन्न प्रकार होते हैं, अब वो कौन कौन से होते हैं आपको वही बताना है, ठीक है। तो देखते हैं। जो ये ट्रैकिंग का टोटल 4 प्रकार की होती है, कौन कौन सी। पहला है आसान ट्रैकिंग, दूसरा है मध्यम ट्रैकिंग, तीसरा है कर्मठ जिसे हम विकट ट्रैकिंग भी कहते हैं, और अगला है कठिन ट्रैकिंग। तो ये 4 आपके प्रकार की आपकी ट्रैकिंग होती है। तो सबसे पहले देखते हैं आसान ट्रैकिंग को। अब इसमें क्या होता है, इसमें अत्यधिक ऊंचे स्थानों की चढ़ाई नहीं होती है, ठीक है, नहीं, जिस पर जिन स्थानों की चढ़ाई की जाती है ट्रैकिंग के अंतर्गत वो कम ऊंचाई वाले होते हैं, ठीक है। और ऐसे ट्रैक हम सामान्यतः हमें सभी पर्वत श्रृंखला में देखने को मिल जाते हैं। और इस प्रकार की जो ट्रैकिंग है विशेषकर एक ऐसे अकेले व्यक्ति द्वारा की जाती है जिसे ट्रैकिंग का कोई अनुभव नहीं है, यानी उसने पहली बार अटैम्प्ट किया है इस ट्रैकिंग को, यानी उसने इससे पहले कभी भी ट्रैकिंग को नहीं किया, यानी वो अनुभवहीन व्यक्ति है, ठीक है, यानी वो एक नौसिखिया है इस ट्रैकिंग के मामले में। वो इस ट्रैकिंग को करता है, किसको, आसान ट्रैकिंग को। क्लियर यहाँ तक। अब अगला है मध्यम ट्रैकिंग। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि मध्यम ट्रैकिंग पर चढ़ाई करना आसान ट्रैकों की अपेक्षा
थोड़ा कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। किसके मुकाबले की हम बात कर रहे हैं? आसान ट्रैकिंग के मुकाबले हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको करना। अब इस ट्रैकिंग के लिए प्रतिभागी को अपेक्षाकृत अधिक शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है, यानी वो फिजिकली फिट होना चाहिए इस मध्यम ट्रैकिंग को करने के लिए, ठीक है। और ये ट्रैकिंग थोड़ी सी ऊंचाई वाले स्थानों पर आयोजित की जाती है, यानी वो थोड़े से ऊंचे होते हैं, उन स्थानों पर ये जो ट्रैकिंग है वो आयोजित की जाती है। आसान ट्रैकिंग के मुकाबले ये थोड़े ऊंचे होते हैं, ठीक है। मध्यम ट्रैकिंग की हम बात कर रहे हैं। अब अगला है कर्मठ या विकट ट्रैकिंग। अब इसमें क्या होता है? कर्मठ या विकट ट्रैकिंग में अत्यधिक शारीरिक प्रयासों तथा दृढ़ता की आवश्यकता होती है, यानी डिटरमाइंड व्यक्ति चाहिए होता है कि हमें ये करना है तो करना ही है, ठीक है। और इसमें शारीरिक प्रयास बहुत लगते हैं, यानी आपके जबकि शारीरिक एफर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा इसमें देखने को हमें मिलते हैं और लगते भी है, ठीक है। वो इस व्यक्ति को कर सकता है जो फिजिकली फिट भी है, ठीक है, वो डिटरमाइंड होना चाहिए। और इस प्रकार की जो ट्रैकिंग है वो सामान्यतः 50 मीटर अथवा अधिक ऊंचाई पर आयोजित की जाती है। यानी जो ट्रैकिंग है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कर्मठ ट्रैकिंग या विकट ट्रैकिंग, ये 50 मीटर पर आयोजित की जाती है या उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ही आयोजित की जाती है, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ खड़ी चढ़ाई भी हमें देखने को मिल जाती है। किसमें? कर्मठ ट्रैकिंग की हम बात कर रहे हैं। अगला जो हमारा प्रकार है वो है कठिन ट्रैकिंग, और ये लास्ट प्रकार भी है। हमने 3 प्रकार इसके पहले देख चुके हैं, आसान ट्रैकिंग, मध्यम ट्रैकिंग और विकट ट्रैकिंग हम देख चुके हैं। अब ये है कठिन ट्रैकिंग। अब इसमें क्या होता है? इस प्रकार की ट्रैकिंग साहसी एवं अनुभवी पर्वतारोहियों द्वारा अधिक ऊंचाई वाली खड़ी चढ़ाइयों पर की जाती है, ठीक है। यानी जो जिस पर ये जो कठिन ट्रैकिंग की जाती है बहुत ऊंचे स्थान होते हैं इन तीनों के मुकाबले, जो भी हमने देखा, ठीक है। और इसमें क्या बहुत रिस्क भी होता है, और इसको जो व्यक्ति करेगा उसको अनुभव होना चाहिए ट्रैकिंग का, ठीक है, जब भी उसको करना चाहिए। और चूंकि इस प्रकार की जो ट्रैकिंग है उसमें 1 महीने से भी अधिक का समय लग जाता है, इसलिए ट्रैकर को अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक शक्ति की दृढ़ता की आवश्यकता होती है। किसमें? कठिन ट्रैकिंग में। अब अगला है कि रिवर राफ्टिंग के दौरान सुरक्षा के उपाय लिखिए। अभी हमने देखा था कि जितने भी साहसी खेल है उसमें हमने रिवर राफ्टिंग का जिक्र किया था। आपको बताना है कि ये करते समय हमें किन सुरक्षा उपायों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमें कोई चोट ना लगे। तो पहला आप लिख सकते हो कि रिवर राफ्टिंग के लिए अकेले जाने से बचे, यानी जब भी आप रिवर राफ्टिंग करने के लिए जा रहे हो पानी में तो आप क्या अकेले ना जाए, किसी को साथ लेकर जाए, ठीक है। ये पहला हो गया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे रिवर राफ्टिंग को हम और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब हम साहसिक खेल वाले क्वेश्चन को देख रहे थे, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे इसको और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। जरूर बताना, मैं देखूंगा आंसर और आपको रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है। अब अगला है कि तैराकी आनी चाहिए, यानी इसको करने से पहले आपको तैराकी आनी चाहिए, तभी आपको क्या रिवर राफ्टिंग करनी चाहिए, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है कि जीवन रक्षक जैकेट तथा हेलमेट पहने और सभी उपकरण की जांच कर ले। यानी रिवर राफ्टिंग में आपको जिन उपकरणों की जरूरत पड़ती है आपने वो सब ले लिए हैं या नहीं लिए हैं उसकी अगर जांच कर लो। और जीवन रक्षक जो जैकेट होती है जो समुद्र में ले जाई जाती है, और हेलमेट जो चाहिए होता है उसको अवश्य पहने ताकि आप चोट से बच सको, ठीक है। अब अगला है कि राफ्टिंग हमेशा दिन के उजाले में करें, यानी रात को आपको कभी भी राफ्टिंग नहीं करनी है, हमेशा दिन के उजाले में ही करनी है क्या राफ्टिंग। क्लियर यहाँ तक? अब अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कि खेल चोटों को रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय कौन कौन से हैं वर्णन कीजिए, ठीक है। आपको बताने की जो खेल चोट लगती है हमें, खेलों में लगने वाली चोट को हम खेल चोट कहते हैं, तो उसको रोकने के लिए कौन कौन से उपाय हमें अपनाने चाहिए, कौन कौन से उपाय होते हैं आपको वो बताना है, ठीक है। तो देखते हैं। तो पहला है आपका उपयुक्त शारीरिक दशा, यानी उस खेल को करने के लिए आपकी शारीरिक दशा ठीक होनी चाहिए, बीमार नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब भी आपको क्या वो गेम करना चाहिए, वरना आपको चोट का खतरा रह सकता है, यानी आपकी शारीरिक दशा अच्छी होनी चाहिए। अब अगला है कि सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग, यानी उस खेल को खेलने के लिए हमें जो भी उपकरणों की जरूरत पड़ती है वो आपको अपने साथ रखने होते हैं, वरना आपको क्या चोट लग सकती है, ठीक है। यानी आपको मान लो कि हेलमेट पहनना चाहिए, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तो ऐसा जो उपकरण होते हैं, यानी जिस खेल को करने के लिए हमें जो उपकरणों की आवश्यकता होती है उन उपकरणों को अपने साथ रहें, उनको पहने, तभी कि आप चोट से बच सकते हो, ठीक है। अब अगला है प्रचुर मात्रा में नींद लेना। अगर आपकी नींद ही पूरी नहीं होगी तो आप किस गेम को अच्छे से कहाँ कर पाओगे, नींद आएगी तो आपको चोट लग सकती है। तो ये क्या बात की जा रही है कि प्रचुर मात्रा में नींद लेना आपका खेल चोट को रोकने के लिए एक अच्छा उपाय हो सकता है, ठीक है। आपको प्रचुर मात्रा में नींद लेनी चाहिए। अगला है अति भार ना करें, यानी किसी भी गेम को करने के लिए नहीं कि आपको बिल्कुल उसके हाई लेवल पे जाना है, उसको जो पहले बेसिक जो लेवल है आपको वो कर लेने चाहिए, ठीक है। यानी उसका जो इजी लेवल है पहले वो करो, फिर मीडियम, फिर हाई लेवल उसको करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको अति भार नहीं करना है अपने ऊपर, ये डायरेक्ट नहीं आपको हाई लेवल पर ही करना है उस गेम को, नहीं। जैसे हमने अभी ट्रैकिंग को देखा तो उसमें क्या ये थोड़ी ना आपको, अगर आपने कभी ट्रैकिंग का अनुभव ही नहीं है तो आपके जाकर डायरेक्ट क्या आप कठिन ट्रैकिंग को कर रहे हो, ठीक है। उसके लिए बहुत साहसी व्यक्ति चाहिए होता है, अनुभवी व्यक्ति चाहिए होता है, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको क्या आसान ट्रैकिंग करनी चाहिए, जब भी आपको क्या उस गेम को अच्छे से कर पाओगे, आपको चोट का खतरा भी नहीं रहेगा। अब डायरेक्ट आप कठिन ट्रैकिंग पर चले जाओगे, ठीक है, करने चले जाओगे
तो आपको क्या चोट का खतरा रह सकता है, क्योंकि आपको उसका कोई अनुभव नहीं है। तो वही बात की जा रही है कि अति भार ना करें अपने शरीर के ऊपर, अपने ऊपर। अब अगला है कि ठंडा करना या कूल डाउन। अब किसी भी गेम को करने के लिए या किसी गेम को कर करके आपको करना है तो आपको उसमें स्टेप लेना आपको चाहिए जरूर, ठीक है। इन्हें अपने आपको कूल डाउन कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर रहता है। अब अगला है कि खिंचाव वाली क्रियाएं करना। अब खिंचाव वाली क्रियाएं करना यानी कि आप किसी भी गेम को करने से पहले अगर क्रियाएं कर लेते हो खिंचाव वाली, जिससे कि शरीर की खिंचाई हो जाती है अच्छे से, यानी आपके जो मसल्स है वो खुल जाते हैं अच्छे से, यानी आप थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी आप कर लेते हो, ठीक है। तो उससे क्या गेम को करने से आपको क्या फुर्ती आई, उस गेम को करने से पहले आपके अंदर से जो आलसपना है वो दूर चले जाता है ऐसी क्रियाएं करने से, ठीक है। आपको कर लेनी चाहिए। अब अगला है विराम लेना, ठीक है। आपको विराम जरूर लेना है किसी गेम को करने से पहले, ठीक है। करने के बीच में भी आपको विराम लेना बहुत ज़रूरी है, तभी कि आप खेल चोट से बच पाओगे। अब अगला है कि किसी भी खेल के नियमों को जानना। आप किसी भी गेम को खेलने जा रहे हो तो उसमें क्या आपको उस खेल के जो नियम है उसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नियमों को नहीं जानोगे तो आपको जो चोट लगने का खतरा रह सकता है, ठीक है। अब अगला है कि दर्द की दशा में ना खेलें। अब मान लो कि आप कोई गेम खेलने जा रहे हो, आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, तो आप ऐसे में करोगे तो आपको और जो पेन है वो बढ़ सकता है, तो ऐसे में आपको क्या नहीं करना चाहिए। क्लियर यहाँ तक। अब अगला है कि स्वस्थ वर्धक आहार खाएं। यानी गेम को करने जा रहे हो तो आपको क्या स्वस्थ वर्धक आहार खाना चाहिए, आपके शरीर में लगे, ठीक है। आपको ऐसे आहार खाने चाहिए जिससे कोई चोट का खतरा नहीं रहेगा। तो 10 पॉइंट मैंने आपको बताया खेल चोटों को रोकने के लिए कौन कौन से सुरक्षा वाले उपाय हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, मैंने आपको 10 बताए हैं। तो क्या मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, आपको अपनी भाषा में आप लिख भी सकते हो, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो ये वीडियो हमारे यहाँ पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे आपको यूजफुल वीडियो मिलती रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।